नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी हापुड़ की, जहां बहादुरगढ़ पुलिस ने भाई की हत्या करने वाले हत्यारोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परिवार दहशत में है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। बरेली में ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 25 जनवरी से स्थानीय संजय गांधी कम्युनिटी हॉल में 3 दिवसीय कल्चरल कार्निवल 2026 का आयोजन किया जाएगा। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शर्मा टीटू ने बताया कि सांस्कृतिक समारोह में आम जनता के लिए विविध रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी। कार्यक्रम संयोजक अंकुर सक्सेना के अनुसार 25 जनवरी को शाम 5 बजे से काव्य प्रतियोगिता, 26 जनवरी को सुबह 11 बजे से बरेली के शौकिया कलाकारों की नृत्य और गायन प्रतियोगिता, शाम को सहारनपुर, शाहजहांपुर और मुंबई की नाट्य प्रस्तुतियां होंगी। वहीं 27 जनवरी को शहर में सांस्कृतिक रंगा यात्रा निकाली जाएगी और दोपहर 3 बजे से विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कब ये प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन द्वारा ये 36वां कार्यक्रम है जो बरेली में आयोजित होने जा रहा है। नगर निगम और जिला प्रशासन के सहयोग से इसको संजय कम्युनिटी हॉल में 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख 3 दिन में किया जाएगा, जिस कार्यक्रम में पूरे देश से हमारे बीच में कलाकार मौजूद रहेंगे। पूरे देश से नाटक की जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और 3 भागों में हम लोग इसकी प्रतियोगिता भी कराएंगे, जिसमें डांस होगा, सिंगिंग होगी और ड्रामा होगा। कवि सम्मेलन 25 तारीख को रहेगा, जिसको प्रतियोगिता के रूप में रखा गया है और पूरे जो कहते हैं प्रदेशों से, सारे प्रदेशों से यहाँ पर कवियों बुलाए गए हैं और शायर आ रहे हैं। उनके बीच की एक प्रतियोगिता होगी, जिसको वहाँ पर आकलन करके उसमें हम लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी वहाँ पर बांटेंगे। एक अच्छा नया प्रयास है और मैं सोचता हूँ कि कवि सम्मेलन को इस रूप में देखने के लिए पहला मौका होगा सब बरेली वासियों के लिए भी। 26 तारीख को हमारी सारे बरेली के शहर के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक कंपटीशन रखा जाएगा, जो सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगा और लगभग शाम को 5 बजे तक चलेगा। मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि हमने एक वेबसाइट लॉन्च करी है। वेबसाइट है ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन का AICA बरेली, AICABAREILLY.com। तो AICABareilly.com पे जाकर सभी बच्चे, नौजवान और हमारे वरिष्ठ साथी जिनको उस प्रतियोगिता में भाग लेना है, वो अपना रजिस्ट्रेशन वहां पर करा सकते हैं। हमारे कार्यक्रम संयोजक अंकुर सक्सेना जी ने आपको सूचित किया है कि रंग यात्रा प्रतियोगिता और नाट्य समारोह आयोजित होगा। 26 को 3 नाटक होंगे, जिसमें पहली प्रस्तुति सहारनपुर की होगी और ऐतिहासिक प्रस्तुति है। दूसरी शाहजहांपुर की हमारे बापू होगी और तीसरी मुंबई की रॉन्ग टर्न होगी। इसी प्रकार 27 को हमारे 4 नाटकों का मंचन होगा, जिसमें डॉक्टर रमा यादव अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थिएटर आर्टिस्ट हैं और उनकी कस्तूरबा के गांधी, और इसी प्रकार 2 नाटक और हैं पतझड़ के बाद, उसके और माला का वर्ग देहरादून का। और एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। कोई ये ना सोचे कि खाली पास जिस पे है या कार्ड है वही आ सकता है। एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार मीडिया बंधु हमारे पहले भी सहयोग करते रहे और कार्यक्रम को जितना भी उसको आप छाप सकते हैं, दिखा सकते हैं और दर्शकों तक ये बात भी पहुंचे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के मसौली अंतर्गत ग्राम देवकलिया में सीतापुर से आए लकड़कट्टों ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया। वन विभाग ने आम के 18 कलमी पेड़ों के कटान की परमिट दी थी, लेकिन लकड़कट्टों ने 30 पेड़ काट डाले और जड़ों को मिट्टी में दबा दिया ताकि कोई भनक ना लगे। ये बागें खरीद कर कटाई करने वाले लकड़कट्टे बाराबंकी के नहीं थे। सूचना पाकर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर गए और परमिट से अधिक पेड़ों के कटान की पुष्टि की। इसके बाद उन्होंने DFO को रिपोर्ट देकर सख्त कार्रवाई की मांग की। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। देवरिया में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे चरण के तहत आज जयपुर से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्री राम दरबार और श्री राधा कृष्ण की मूर्तियों का बनकटा शिव आगमन हुआ। प्रमुख आयोजक प्रभात कुमार राय के नेतृत्व में बुआ चौराहे से बनकटा शिव कल्याणपुर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बहादुर यादव महिला महाविद्यालय के प्रबंधक अजय यादव सहित कई गणमान्य लोगों ने मूर्तियों का पूजन किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। इटावा के कलेक्ट्रेट परिसर में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने नियमों को ताक पर रखकर कार खड़ी करना एक युवक को महंगा पड़ गया। युवक वाहन खड़ा कर चला गया और सुरक्षा कर्मियों को समझाने के बावजूद दबंगई दिखाते हुए कार हटाने से इंकार किया। मामले की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश से ट्रैफिक इंचार्ज सूबेदार सिंह आनंद मौके पर पहुंचे और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत युवक की कार का 12,500 का चालान किया गया। ट्रैफिक इंचार्ज ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो किस तरह की कार्रवाई की गई है? मुझे फ़ोन किया गया था, सिटी मजिस्ट्रेट साहब का सामने आपको दिख रहा होगा कोर्ट है, और सिटी मजिस्ट्रेट साहब के रास्ते को रोक कर ही गाड़ी बीच में पार्क कर दी गई थी, जिसकी वजह से ऑफिसर्स को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। उसी की सूचना मिली, उस सूचना पर मैं आया और आने के बाद मैंने उस गाड़ी की कंडीशन को देखा और उस गाड़ी के विरुद्ध MB एक्ट के अंतर्गत मेरे द्वारा 12,500 रुपये का चालान किया गया है। आगे से ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर किस तरह के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे? मैं निरंतर अनुरोध करता ही रहता हूं कि रोड पर या कहीं भी किसी भी स्थान पर ऐसी कंडीशन में गाड़ी पार्क न करें जिससे किसी दूसरे के आवागमन में कोई असुविधा होती हो। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने भाई की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कहा कि उस बड़ा भाई शराब पीने के आए दिन घर तोड़फोड़ और मार करता था। इसी से आरोपी ने 15 जनवरी को चाकू से हमला कर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। दोबारा ब्लाइंड मर्डर का केस को खुलासा किया जाए, क्या है पूरा पता? थाना बहादुरगढ़ में 15 तारीख की शाम को एक उमेश नामक व्यक्ति की घर में ही चाकू लगने से मौत होने की घटना जानकारी में आई थी। मृतक की पत्नी के द्वारा बताया गया था कि इनका पति शराब पीता था और घर में कुछ पैसों की मांग करता था नौकरी लगवाने के लिए, जिस पर घर में कलह होती थी और उस रोज़ भी इसी प्रकार से हुआ था। और घर में ही जब माता पिता के साथ भी अभद्रता करी उमेश नामक व्यक्ति ने, तो बात बढ़ने पर उसके भाई दीपांशु के द्वारा चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस के लिए इनको पकड़ना चैलेंज था क्योंकि ये घटना काफ़ी लेट जानकारी हुई थी। परिवार का प्रकरण होने के कारण परिवारजनों ने शुरू में इसकी सूचना थाने पर नहीं दी, जिसकी वजह से विलम्ब हुआ और ये जो इसका अभियुक्त है उसको भागने में वहाँ से सफलता मिली। लेकिन पुलिस ने इसमें अपनी काफ़ी टीमें हम लोगों ने मौजूद कर रखी थी। इसमें पुलिस ने अभियुक्त दीपांशु को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से आला कत्ल जो चाकू है उसको बरामद किया है। ठीक। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के तलुआपुर गांव में दिन दहाड़े 2 मोटरसाइकिलों में सवार 6 युवकों ने अवैध असलहे से फायरिंग कर राहुल तिवारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। राहुल अपने साथियों के साथ पान गुटखा लेने गए थे, तभी नीरज यादव, गौरव यादव, सत्यम यादव और 3 अज्ञात युवकों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी पहले भी धमकी देते रहे हैं और पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं कर सकी। पुलिस ने घटनास्थल की जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है, जबकि गाँव में दहशत का माहौल है। 19/1/2026 को समय लगभग 4:30 बजे 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तलुआपुर, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात में गोली चली है। प्राप्त सूचना पर पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो अज्ञात हुआ कि 2 व्यक्ति राहुल तिवारी व अमन तिवारी गांव के किनारे गुटखे की दुकान के पास खड़े थे। तभी 3 व्यक्ति बाइक से आए, जिनके नाम नीरज, गौरव व सत्यम है। इनमें नीरज द्वारा तमंचे से फायर कर दिया गया, जिसमें राहुल तिवारी की जांघ पर गोली लगी है। राहुल तिवारी को CSC में भर्ती कराया गया, वहां से बेहतर इलाज हेतु उसको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मौके पर FSL टीम और पुलिस बल द्वारा गहराई से छानबीन व साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर के थाना महारानी क्षेत्र के ग्राम पठा विजयपुरा निवासी पुष्पा पत्नी स्वर्गीय ग्यासी रायकवार ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उनकी पति की मृत्यु के मामले में थाना महारानी में BNS के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें नरेश रजक और ललित रजक नामजद हैं। नरेश की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ललित रजक अब तक फरार है। पीड़िता का आरोप है कि फरार अभियुक्त लगातार उन्हें गोली मारने की धमकी देकर बयान बदलने का दबाव बना रहा है, जिससे परिवार दहशत में है।
उन्होंने मांग की है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, मुकदमे में आवश्यक अतिरिक्त धाराएं जोड़ी जाएं और परिवार को पुलिस सुरक्षा दी जाए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष विवेक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नामांकन में निर्विरोध चयन हुआ। इस अवसर पर आयोजित मीडिया वार्ता में विधायक ओपी श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंदी द्विवेदी, सेवा हॉस्पिटल के संस्थापक और विधायक नीरज बोरा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि विवेक का निर्विरोध चयन संगठन की एकजुटता, पारदर्शिता और उनके नेतृत्व पर भरोसे का प्रतीक है और उनके नेतृत्व में बोर्ड से जनहित में प्रभावी और निर्णायक कार्यों की उम्मीद जताई गई। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में शेख श्याम समिति के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय धार्मिक कथा का भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें लखनऊ सहित कई शहरों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कथा के दौरान प्रवचनकर्ताओं ने धर्म, भक्ति और सदाचार का संदेश दिया। वहीं प्रतिदिन भजन कीर्तन, आरती और प्रसाद वितरण से माहौल भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी भारी भीड़ ने धार्मिक आस्था और आयोजन की भव्यता को दर्शाया। समापन अवसर पर समिति पदाधिकारियों ने बताया कि ऐसे आयोजन समाज में धार्मिक चेतना, भाईचारे और आध्यात्मिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं और सभी श्रद्धालुओं और सहयोगकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। शांत समिति तरफ से यहाँ पे 7 दिवसीय भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ खास परिचय दी पहले गुरु जी के नाम से सभी जानते हैं और शिव श्याम मंदिर समिति हाथा रामदास सदर बाजार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कल 101 महिलाओं द्वारा मंगल कलश यात्रा गान बजान के साथ निकली और भागवत कथा का प्रथम दिवस है क्योंकि 20 जनवरी से भागवत प्रारंभ होने वाला 3 बजे से 6 बजे 7 बजे तक और इनके मुख्य यजमान ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल जी, उनकी पत्नी और पूरा अग्रवाल परिवार और वही इस भागवत का श्रीमान चला रहे हैं और अग्रवाल परिवार द्वारा ही ये भागवत कथा कराई जा रही है। सर, धार्मिक आयोजन में सर समाज को सर क्या संदेश पहुंचता सर? ये समाज से जोड़ने के लिए, विश्व के कल्याण के लिए ये और समाज से जो धर्म का भाव दिखाने के लिए, सनातन जागृति के लिए ये हिंदू साम्राज्य को अपनी पद्धति, अपने भागवत कथा, अपनी भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो और सनातन धर्म क्या है यह विश्वास प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से हमारे पूज्य व्यास जी। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के पखरापुर गांव में उस समय दहशत फैल गई जब पखरापुर मार्ग के किनारे एक साथ 5 अजगर दिखाई दिए। ग्रामीणों की सूचना पर यूपी 112 और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू अभियान में 3 अजगरों को सुरक्षित पकड़कर गांव से दूर जंगल में छोड़ दिया गया। वन विभाग के दरोगा पप्पू यादव और कर्मचारी वसीम अहमद ने बताया कि पकड़े गए अजगरों में 2 मादा अजगर लगभग 18 फीट लंबे हैं, जबकि तीसरे की लंबाई करीब 10 फीट है। बचे 2 अजगरों की तलाश जारी है। अधिकारियों के अनुसार बीहड़ क्षेत्र होने के कारण अजगर आबादी की ओर आ गए थे और घटना के बाद ग्रामीणों ने एहतियात के तौर पर बच्चों को घरों में ही रखा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।